अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया सुमित पी जी ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। और इससे पहले कि हम टॉपिक की तरफ चलें, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने लाइट्स क्यों नहीं हटाई हैं दिवाली के बाद से। तो मैं ये बता दूं कि आगे न्यू ईयर भी आ रहा है, क्रिसमस भी आ रही है, तो इसलिए मैंने लगी रहती है और फिर दोबारा मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए जिन लोगों को जो लोग मुझे लिख रहे हैं कि क्यों नहीं हटाई है, तो मैं बता दूं कि मैंने न्यू ईयर की वजह से नहीं हटाई, क्रिसमस की वजह से नहीं हटाई है। और और मैम जी फिर ईस्टर भी तो आएगा, ईस्टर भी तो आएगा, ईस्टर तो सर, मत वो तो हटिएगा। दूर है सर, वो तो दूर है, जब तक तो हटा दूंगी सर। न्यू ईयर के बाद हटा दूंगी, फिर दोबारा लगा लूंगी, लेकिन अभी क्योंकि टाइम कम था तो फिर मैंने रहने दिया। अभी तो क्रिसमस ट्री भी सज रहा है, वो भी एक दो दिन में मैं ले आऊंगी। तो सर आज हम बात करेंगे गुजरात इलेक्शंस की। और उसमें एक बार फिर आपके जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनकी पार्टी जीती है और बड़ा हंगामा है। और पाकिस्तान में भी बात की जा रही है कि इनका तो ख्याल था, यहाँ पे कई लोगों का ख्याल था कि शायद इस बार उनको टफ कंपटीशन मिलेगा। तो आप क्या बताएंगे सर, क्या कहेंगे कि कैसे आपको लगा कि इलेक्शन हुआ है और किस तरह से जीते हैं, और सबसे बड़ी वजह क्या है, वो भी गुजरात में, जिसके लिए उनका बड़ा, जैसे कहते हैं कि नाम एक तरह का लिया जाता था कि गुजरात के लोग बड़े नाराज हैं, या पाकिस्तान में और हर जगह कहा जाता था। तो इस लिहाज से आपको कैसे लगे ये सारी इलेक्शंस की एक्टिविटीज और सब कुछ, रिजल्ट स्पेशली? देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। गुजरात का एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन था, क्योंकि आपकी बात जो जीत हुई 54% वोट मार्जिन पे हुई। 50%, 54 मतलब अगर बाकी सारी अपोजिशन भी जुड़ जाती तब भी मिला के भी नहीं हरा पाती। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लास्ट टाइम जो इलेक्शन था, पास था बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, मतलब एक फाइट थी। अब की बात तो लैंडस्लाइड विक्ट्री ऐसी तो पिछले 30-35 साल में नहीं हुई। और ये टर्म होने के बाद आपको एक और चीज बताऊं, ये 7वीं बार बीजेपी आएगी और मोदी जी के अंडर बीजेपी कभी हारी नहीं, और ये टर्म आते ही दे विल रूल गुजरात फॉर 32 ईयर्स। ये भी एक इंडिया में रिकॉर्ड है, नो बडी हैज बीन एबल टू रूल अ स्टेट फॉर 32 ईयर्स। इससे पहले रिकॉर्ड था सीपीएम का, वो भी टूट गया। 32 ईयर्स को मोटा मोटा देख लीजिए, 75 साल हो गए आजादी को। यानी कि 50% टाइम एक स्टेट को रूल करना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इनका वोट शेयर बढ़ा है, कांग्रेस का वोट शेयर घटा है। अब तक की ऐसी लैंडस्लाइड विक्ट्री किसी के अंडर नहीं हुई। और ये था कि कांग्रेस ने जब अपना पूरा दमखम लगा दिया, वहां आम आदमी पार्टी भी खड़ी थी, ये भी खड़ी थी। देखिए गुजरात ने मोदी जी के अंडर ट्रांसफॉर्मेशन होते देखा। आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, ये भी सच्चाई है, ये आपको काफी लोग नहीं जानते होंगे। 95 में, देखिए मोदी जी का अगर आप बैकग्राउंड देखें, ये शुरू से आरएसएस के स्वयंसेवक थे, फिर ये संगठन मंत्री रहे, संगठक रहे हैं, प्रचार प्रमुख रहे हैं, कई सारे इन्होंने प्रचारी प्रभारी रहे हैं। तो उन्होंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती वो देखी है। उस दौरान ये हर स्टेट में घूमे हैं। कभी हरियाणा का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, कभी दिल्ली की मिल गई, कभी कहीं की मिल गई। ये गुजरात में नहीं थे, मोस्टली गुजरात के बाहर थे। इन्होंने 21 साल हर गली कोचा मोहल्ला छाना ये काम करते हुए, इंडिया का मोस्टली। उसके बाद फिर 1995 में इन्हें गुजरात भेजा गया, ये आपको सच्चाई बता रहा हूँ। और 97 में ये भी सच है कि इनको गुजरात से वापस आना पड़ा, क्योंकि गुजरात के जो इनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे उसको लेके गुजरात की बीजेपी में सहमति नहीं थी। कह रहे भाई ये बात क्या कर रहा है, ये बंदा तो बहुत आगे की बात कर रहा है, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हमें इलेक्शन देखना है अगला। और ऐसी अनुकंपा हुई कि 2001 में इन्हें वहां का सीएम बना के भेजा गया। जिस आदमी को 1997 में भगाया गया, लिटरली वहां से जाना पड़ा, 2001 में वो सीएम बन के वहीं जाते हैं। अब सीएम में इनका एक्सपीरियंस करीब 15 साल था, और पीएम में इनका एक्सपीरियंस करीब 8-10 साल हो गया। अगर आप ये एक्सपीरियंस ज्वाइन मिलाए तो 45 से 50 साल का एक्सपीरियंस एज अ पॉलिटिशियन ऑन द ग्राउंड, ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज स्वयंसेवक प्रचारक, सोसाइटी पे, गली कोचा मोहल्ले पे। फिर आप 15 साल सीएम रहते हैं, फिर आप 10 साल करीब करीब पीएम रहते हैं। इस एज में इतने एक्सपीरियंस का पॉलिटिशियन पूरे भारत में कोई नहीं है। देयर इज नोबडी ऑफ दिस बायोडाटा। सोनिया गांधी जी को कंपेयर करिए, नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कंपेयर करिए, नहीं करिए। सीपीएम का कोई भी नेता उठाइए, नहीं है। एक पॉलिटिशियन इस लेवल का नहीं है। उसके अलावा आरजू जी, 8 साल से कोई छुट्टी नहीं ली, सुनिएगा, 8 साल से कोई छुट्टी नहीं ली। जब ये पीएम हाउस में आए तो वो 6-7 मकान होते करीब,
मतलब ना 6-7 है, उसे लोक कल्याण मार्ग कहते हैं। अब अंदर कहाँ रहते नहीं मुझे नहीं पता, मैं कभी गया नहीं हूँ। तो वहाँ पे जब ये आए मोदी जी, सबसे पहले इन्होंने पता क्या काम किया? 19 ट्रक सामान वहाँ से निकलवाया, निकलवाया। कहता मुझे इसकी क्या ज़रूरत, मैं तो इसके ये तो मेरे काम का ही नहीं है सामान। अब भी एक कमरे में रहते हैं। इतना मतलब मेंशन है वो 6-7 मेंशन मान लीजिए आप, रहते हैं एक कमरे में। जैसे प्रचारक का जीवन था, अब भी वैसे ही जीवन। आपको एक और चीज़ बता दूँ, लोगों को नहीं पता होगा या काफ़ी को पता भी होगा। ये जो दाल-चावल खाते हैं ना, खुद लेते हैं। इसके पैसे खुद देते हैं। एलपीजी अपने पैसे की लेते हैं। इनका एक नौकर है जिनका खाना-वाना बनाता है, उसकी सैलरी खुद देते हैं। अपने जूते, कपड़े, मोज़े भी खुद खरीदते हैं। ठीक है जी? खा सरकार से जो सरकार भारत इतना बड़ा देश क्या दे रहा है प्रधानमंत्री को? एक रहने का घर, वो भी इसलिए क्योंकि एसपीजी का प्रोटेक्शन एक प्रोटोकॉल है उस घर का, और शायद बिजली का बिल, पता नहीं बिजली का बिल भी हो सकता है खुद देते हो, ये मुझे नहीं पता। पर दाल, चावल, चीनी, आटा, गेहूँ, नौकर की तनख्वाह, दूध, चाय पत्ती, मोज़ा, जूता, कपड़ा अपने पैसे से खरीदते हैं। गुजरात में जब थे जितना पैसा इकट्ठा हुआ वो तो दे आए वो अपने एम्प्लॉइज को सबको, भाई इनसे बेटियों की शादी करना, तोशा खाने में जो है उसमें एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड पे लगा दिया सारा। हम्म, यहाँ ही हैज नॉट टेकन अ छुट्टी फॉर लास्ट 8 इयर्स नाउ, एक छुट्टी नहीं ली, एंड ही इज अनकरप्टेबल, ये सबको पता है। और भारत जैसे देश में आप पे एक करप्शन का इल्जाम न लगना, almost in 45 to 50 years of political career, is almost impossible, and here is the man जिस पे वो इल्जाम नहीं है। टिकाना तो दूर की बात है, आरजू जी पहले लगे तो सही, आज तक कोई लगा नहीं पाया। अब जब ऐसे व्यक्ति है और इनका मंत्रा क्या है? डेवलपमेंट डिलीवर्ड। नहीं तो क्या होता है, देखिए जी हम 2030 में आपको ये दे देंगे, 2050 में ये दे देंगे, और 2070 में आप नंबर 1 इकोनॉमी बनोगे दुनिया की। कहता है यार किसने देखा, अगला इलेक्शन खत्म। इनकी विशेषता जो उन्होंने प्रॉमिस किया अगले इलेक्शन से पहले डिलीवर्ड। डेवलपमेंट डिलीवर्ड। मैं अपने नेशनल टीवी पे कई बार कह रहा हूँ, द यूएसपी ऑफ मोदी इज, वन इज अ पॉलिटिकल जीनियस, सेकंड इट इज डेवलपमेंट डिलीवर्ड। ये हवाई वादे नहीं है, हवाई किले नहीं है, मतलब ये नहीं इंशाल्लाह मतलब सब ठीक है हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो। अगर सड़क का इन्होंने इनॉग्रेशन किया, फाउंडेशन स्टोन रखी, तो इनॉग्रेशन भी ये उसी टेन्योर में करते हैं। तो जब ये लोगों को डेवलपमेंट डिलीवर्ड दिख रही है, उनके दरवाजे पे आ रही है और 2 इलेक्शनों के बीच आ रही है, तो वोट तो उन्हीं को मिलेगा ना। बाकी लोग तो हवाई फायर करते हैं। अभी राहुल गांधी जी 65 साल से लॉलीपॉप खिला रहे हैं दुनिया को, जनता को। अरविंद केजरीवाल जी का तो क्या कहें, ये तो अब इन्हें फ्री बिजली पानी के अलावा कुछ आता ही नहीं। इन्हें लगता है फ्री बिजली पानी का मॉडल लेके हर जगह जाएंगे और वोट मिल जाएंगे। इन्हें लगता है वोट बिकता है। ये इस गलत फहमी में रहते हैं, वोट बिकता है। तो इन जवाब मिल जाता है, खैर हर हर इलेक्शन में जवाब मिल गया इनको। और हिमाचल में गए थे अरविंद केजरीवाल जी, वहां सब सीटों पे जमानत जब्त हुई, ऑलमोस्ट 1% वोट भी नहीं मिला। तो मतलब जब जनता जवाब दे देती है। लेकिन सर गुजरात तो क्योंकि बड़ा कंट्रोवर्शियल सा रहा है नरेंद्र मोदी जी के करियर में, वहां से जीत जाना जो है वो काफी जो है वो लोग उस पे हैरान हो रहे थे, क्योंकि बहुत हमने सुना था, हमेशा से हम सुनते आए थे कि जी गुजरात में जो है वो बहुत हंगामा था और इस वजह से वहां से वोट ले लेना, ये आप क्या समझते हैं कि कैसे पॉसिबल हुआ? देखिए आजू जी, दो चीजें इसकी, पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट डिलीवर्ड की, अक्रॉस हम्म, इंडिया है। हम्म, अभी मोदी जी का जादू अक्रॉस इंडिया चलता है, मैं जादू ही बोलूंगा, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी मेजोरिटी कोई नहीं लाया। और आज की डेट में बोलूं, अगर आज इंडिया में इलेक्शन हो जाए, 340 सीटें लेंगे ये। और जो मैंने सीटों का प्रोडिक्शन आपके किसी और चैनल पे किया था, नेशनल टीवी पे किया था, सीटें लगभग लगभग उतनी आई है। तो प्रोडिक्शन एक और ठीक हो गया। और आज मैं प्रोडिक्शन करता हूँ, अगर आज इलेक्शन हो जाए 340 सीटें लाएंगे, पहले 303 थी। हम्म, दूसरी बात क्या है आरजू जी, ये जो सेल्फलेस डेवलपमेंट है, ये जो सेल्फलेस कर्मा है कि मैं कर्म करे जा रहा हूँ, करे, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ उसी एक कमरे में रहती, मेरा भाई अब भी पहले पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरता था, अब भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता। मेरा कोई भाई भतीजा पार्टी में, कोई अरबपति खरबपति नहीं बने, वैसी ही है। मेरे अकाउंट में कितने पैसे, हर इलेक्शन कमीशन के पहले मुझे लिखना पड़ता है। तो ये जो ईमानदारी है, ये जो चीज है, ये जो कैरेक्टर है, ये जो कन्विक्शन है, ये जो देश को बनाने की शक्ति है, अब ये हर घर में जा रही है, हर आदमी को दिख रहा है। ये खाली नहीं कि ईमानदार है व्यक्ति, और जो उसने मेरे लिए प्रॉमिस किया वो मुझे ला के दे दिया मेरे डोर स्टेप पे, बिना इंटरवेंशन के। ये नहीं किया हाँ वहां जाके लाइन में लगो वहां मिल जाएगा, नहीं। आप पैसा आ रहा है, डीबीटी आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, आपको सिलेंडर मिल रहा है, उसकी सब्सिडी आपके बैंक अकाउंट में आ रही है, आपको वैक्सीन मिल रहा है तो आपके ऐप फोन पे सारा आ रहा है। ये नहीं कि कहीं पर्चा लिखाना है, कहीं फाइल चलानी है, फिर किसी को पैसे देने हैं, फिर लाइन में लगना है। फाइल लाइन वाइन ये सिस्टम कर रहा है। झंडर आधार मोबाइल जैम,
जनधन, आधार एंड मोबाइल, दे हैव बीन द रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स ऑफ डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधा बेनिफिट आपके खाते में, बात खत्म। एक तो ये देख लीजिए। दूसरी चीज क्या आरजू जी, मैं आपको एक और चीज बताऊं जो एक काफी लोग नहीं जानते होंगे, ये कुछ प्रभु की भी कृपा होती है, कुछ होता है, मतलब ऊपर वाले का लिखा हुआ होता है जो शायद हम लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं समझ पाते। आपको पता है ये ऑन रिकॉर्ड है, मोदी जी आरएसएस में तो खैर थे ही, 2 बार ये रामकृष्ण मिशन गए, रामकृष्ण मिशन गए कि मुझे मॉन्क बनना है, मुझे मॉन्क बनना है, मैं सब कुछ छोड़ के आया। आपको पता है दोनों बार उन्होंने लौटा दिया इनको, बोला नहीं आप मॉन्क नहीं बनोगे, आपको बहुत बड़ा कर्म योगी बनोगे आप, यू हैव टू डू अ बिग कर्मा, आपको बहुत बड़े काम करने हैं। उन्होंने जो मॉन्क बनने है उसको लौटा दिया, नहीं यू आर नॉट सपोज टू बिकम अ मॉन्क, यू आर सपोज टू बिकम अ कर्मयोगी, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो आप देखिए जो भी वहां बैठे थे, वहां जो भी मतलब स्क्रीनिंग कर रहे थे, अब देखिए उनकी नजर कितनी, उनकी ताकत कितनी, उन्हें समझ आ गया ये बंदा साधु बन सकता है, ये साधु नहीं, ये कर्मयोगी बनेगा, कि तुम्हें देश के लिए काम करना, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें बुराई को मिटाना है। अब देखिए अगर ये आज ये मंक बन गए होते, साधु बन गए होते, तो आज यहाँ नहीं होते ना, पर कुछ ना कुछ तो था ना उस आदमी ने जिसने 2 बार लुटाया इनको, बोला नहीं तुम्हारे लिए रास्ता है ही नहीं, तुम्हारे लिए रास्ता है देश चलाना, तुम्हारे, तुम लड़ो जाके लड़ो, तुम्हारे लिए आगे बहुत बड़ा रास्ता है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक ईश्वर की भी अनुकंपा, एक ईश्वर का भी आशीर्वाद है, नहीं तो इतना बड़ा मतलब आप देखिए वर्चस्व रखना भारत जैसे देश में असंभव है। और ये जो गुजरात की बात आप कर रहे हैं, देखिए पहले एक गुजरात में लोकल कोर्ट ने इंक्वायरी की, फिर एसआईटी बनी, फिर हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सब जगह से इनको क्लीन चिट मिली। 4 लेवल की इन्वेस्टिगेशन चाहिए, करीब 12-15 साल ये इन्वेस्टिगेशन ज्यादा चली, करीब 17-18 साल, 20 साल ये चली, और 15-18 साल बाद भी एवरीबडी हैज गिवन हिम अ क्लीन चिट। ये सब चीजें यूज की जाती है प्रोपेगेंडा के लिए, ये सब चीजें यूज की जाती है उसके लिए, लोग को डराने के लिए। अब देखिए मोदी जी को क्या क्या नहीं कहा गया, खून का सौदागर, जहर की खेती, भस्मासुर, शुंभ निशुंभ, ये मैं आपको कुछ नाम बता रहा हूँ, राइट, खून की दलाली, ये आरोप इतने गंदे गंदे आरोप लगाए। अभी इलेक्शन में बोला था खारेगा साहब ने भस्मासुर, और जवाब मिल ही गया। अब जितना आप इन आदमी को जलील करोगे, ये आदमी उतने स्ट्रांग होके वापस आता है। दिस मैन कम्स मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर रेजिलियंट, क्योंकि लोगों को आपकी डेस्परेशन एज अ पोर्शन दिख रही है। अब ये सब प्रोपेगेंडा चलाया गया कि किसी न किसी तरीके से इसको गिराना है। अब जीडीपी देखिए 10 साल पहले और आज देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए, फार्मा देखिए, आईटी देखिए, किस सेक्टर पे बात करूं मैं, उसके डाटा विद डाटा आपको बता दूंगा हाउ द थिंग्स हैव चेंज। इंडिया का वर्चस्व बड़ा आरजू जी, ये तो पाकिस्तान में भी लोग मानते हैं ना, ये मानते हैं। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनी, पाकिस्तान में भी लोग मानते हैं, चाहे एडवर्सरी है हमारा पाकिस्तान, पर मानते हैं और खुलेआम मानते हैं। इसका कायल यूनाइटेड स्टेट्स भी है, ये यूके भी मानता है, रशिया भी मानता है, फ्रांस भी मानता है, जर्मनी भी मानता है, पेरिस भी मानता है, और पाकिस्तान भी मानता है। तो कुछ तो अच्छा किया है ना, नंबर तो दिख रहे हैं ना, आईएमएफ का डाटा, वर्ल्ड बैंक का, एसएनपी का, सबका, जेपी मॉर्गन स्टैनली का, सबका डाटा झूठ नहीं है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो दिखता है ना आज के डेट में। काम बिल्कुल। जब कहीं ना कहीं दिखता है, ईमानदारी है, करेक्टर शीशे की तरह साफ है, एक दामन पे दाग नहीं है, और ऑल्टरनेट है नहीं, और ऑल्टरनेट है भी तो वो इतना दूर है कि सामने खड़ा ही नहीं होता। अब की बार कांग्रेस ने क्या किया था, कहता राहुल गांधी को दूर रखो, राहुल गांधी की मेरा कंपैरिजन हो जाता है, राहुल गांधी वर्सेस मोदी, तो मोदी जी का चरित्र और मोदी जी का वर्चस्व इतना बड़ा, वो जीत जाते हैं। अब राहुल गांधी को दूर हटाया तब भी डिबैकल हो गया, कांग्रेस हैज लॉस्ट ऑल टाइम हाई, मतलब इतना बड़ा लॉस कांग्रेस का किसी तो इलेक्शन में नहीं हुआ। सर वो तो सही सर, लेकिन सर आपकी कंट्री से फिर इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म क्यों होता है? वैसे तो खैर हर प्राइम मिनिस्टर पे होता है, ऐसा नहीं है, जो भी पावर में होता है तो अपोजिशन का काम ही है कि वो क्रिटिसाइज करती है। लेकिन सर ये बात भी बहुत की जाती है कि मीडिया कंट्रोल्ड है, मीडिया सिर्फ फेवर की बात करता है, ऐसा क्यों है? देखिए जहां तक 2 सवाल आपने पूछे, दोनों का जवाब देता हूँ। पहले हम अपोजिशन की बात करते हैं। आरजू जी, आपने जॉर्ज सोरोस का नाम तो सुना होगा। जॉर्ज सोरोस कह रहा है आई विल इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू स्टॉप मोदी। You understand the concept of deep state. Deep state is against any democracy which is nationalistic. Deep state इंडिया में ऐसी सरकार थी जिसे कहते हैं, जिसे हमारे मनमोहन सिंह साहब जी कहते थे कोalition धर्मा, खिचड़ी सरकार, कि बेसिक मिनिमम एजेंडा पे चले, सबकी दुकानें दाएं बाएं चलती रही। आपको पता कितने स्कैम हुए जब से मोदी जी आए? आपने एक स्कैम का नाम सुना? पहले तो दर्जनों थे। ये सही। डीप स्टेट
डीप स्टेट जो है वो नहीं चाहता कि कहीं भी सॉलिड गवर्नमेंट हो, नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट हो, क्योंकि जितना इंडिया, जैसे आप देखिए 8 साल पहले इंडिया सिर्फ आईटी में जाना जाता था, आज करीब 10-11 सेक्टर, हम कहीं हाँ पर हम कहीं डिबेट कर चुके हैं कि 10-11 सेक्टरों में इंडिया उठ के आ गया है। तो जब उठा तो किसी का तो मार्केट शेयर हटा है ना, कोई तो पीछे गया है ना, हम उठे तभी तो उठे ना आगे, अगर दुनिया में नंबर 1 बने, जो पहले नंबर 1 था उसको तो पीछे छोड़ दिया ना। और ये जो इंडिया की कवायद है कि खुद भी जीऊंगा और दुनिया के लिए भी करूंगा, ये लोगों को तकलीफ देती है। $2 में वैक्सीन देना दुनिया को तकलीफ देती है। लोग सोच रहे थे $200 में वैक्सीन बेचेंगे। लोग यहाँ, बिल गेट्स भी कहता है कि वैक्सीन का फॉर्मूला कॉमन मत करो, ये बिल गेट्स कहता है। वैसे वो चैरिटी वैरिटी वही करता है जहाँ उसका अपकमिंग मार्केट होता है, ये अलग कहानी है, उस पर कभी फिर जाएंगे, मैं डाटा बता दूंगा आपको कहाँ कहाँ चैरिटी करता हूँ। बट आप देखिए, बिल गेट्स को अगर वैक्सीन का फॉर्मूला ओपन सोर्स कर रहे उसको क्या तकलीफ है? तकलीफ है, कहीं ना कहीं तकलीफ तो है। आज 5 बिलियन वैक्सीन बनाने के लिए क्वाड में हमसे कहा जाता, जॉनसन एंड जॉनसन या फाइजर को नहीं कहा जाता। सबसे सस्ती वैक्सीन हमने बनाई, कोविन एप्लीकेशन हमने दिया, दुनिया को दिया यूज करने के लिए, ठीक है। तो इससे आरजू जी बहुत सी लोगों की दुकानें हिल गई हैं, बहुत से लोगों के इंटरेस्ट हिल गए, बहुत से लोगों के धंधे बंद हो गए हैं। अभी मोदी जी जब ये गुजरात जीत के आए तो कोट अनकोट आपको एक लाइन बताता हूँ, उन्होंने बोला, ये बीजेपी हेडक्वार्टर में उनका भाषण हुआ था, आप देख सकते हैं उसमें ये लाइन है। उन्होंने बोला कि आपको हमको तैयार रहना पड़ेगा, हम पे आरोप लगेंगे और गंदे आरोप और गलीज आरोप लगेंगे, हम पे बहुत जुल्म होंगे, हम पे बहुत जुल्म होंगे, क्योंकि वो लोग जो है वो देख नहीं पा रहे हैं। एक बार मोदी जी ने खुद कहा था, कह रहा था भाई मैंने बहुत बड़े लोगों से पंगा ले लिया, मेरी जान को खतरा है। एसपीजी प्रोटेक्टी अगर ये बोले मेरी जान को खतरा है, आप देख सकते हैं ये अपोजिशन का नाम नहीं था, इसमें अपोजिशन नहीं है, डीप स्टेट के प्यादे हर जगह लगे। आपको मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। निकी में देखिएगा, मोदी जी जीते तो निकी में, जापान का न्यूज़पेपर है, उसकी हेडलाइन देखिएगा, वॉशिंगटन पोस्ट की हेडलाइन देखिएगा। आप जब इन दो हेडलाइनों को कंपेयर करेंगे आपको समझ आ जाएगा डीप स्टेट कहाँ कहाँ नहीं वाला, कहाँ 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 नहीं वाला। आज इंडिया जो, जैसे मैं आपको बताऊं, ओएनडीसी ला रहा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। आपको पता है इसका मतलब क्या है? जो वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट, वॉलमार्ट और अमेजोन की यहाँ डोमिनेंस है वो खत्म हो रही है। आपको पता है सही। हमारा जो प्राइवेट व्हीकल सेल्स है इस साल 28 लाख है। लास्ट अक्टूबर में, आई थिंक अक्टूबर नवंबर का डाटा ऑलमोस्ट है, वी हैव डन 3 लाख व्हीकल्स पर मंथ, विच इज अ रिकॉर्ड। पुराने इकोनॉमिक पैरामीटर मैंने आपको बताया था, एक और नई चीज बताऊंगा। लास्ट मंथ में मैडम, द ट्रांजेक्शंस ऑन यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, आपको पता कितना है? $1 ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन US वर्थ ऑफ पेमेंट्स वर प्रोसेस्ड इन अ मंथ। एंड द मार्केट की वैल्यूएशन जो आपको मैंने बताया, एक है $3 ट्रिलियन है, ये अब 10-12-13 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गई है पेमेंट्स मार्केट। तो आपको क्या लगता है किसी को तकलीफ नहीं होगा? और आपको एक और चीज आज बता दूं, यूरोप के बैंक्स, ये आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, 80 से 90 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज स्वैप उन्होंने किया, जिसको उन्होंने बैलेंस शीटों में छुपा के रखा है। ये बात आज कल परसों कभी न कभी बाहर आएगी और इससे दुनिया में बवाल मचने वाला है। और ये पैसा कहाँ गया है? मुझसे काफी लोग पूछते हैं यार ये चाइना पैसा कहाँ से लाता? मैक्सिमम पैसा चाइना ने यूरोप से उठाया है। जब चाइना डूबेगा तो यूरोप को लेके डूबेगा साथ में। आप देखिए ये कहानियां हैं यहाँ पे, ये यहाँ कहानी होती है। लेकिन सर आप आगे, जी आरजू जी, जहाँ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का सवाल होता है ना, डीप स्टेट इज इंटरनेशनल कबाल व्हिच वर्क्स अक्रॉस कंट्रीज। इसमें हर तरह के लोग हैं, इसमें हर तरह के लोग, एक पैरेलल सत्ता है। इससे टकराने की औकात रखना, अगर आप पे महादेव की कृपा ना हो, महाकाली का आशीर्वाद हो ना हो, आप कर नहीं सकते। ये किसी ऑर्डिनरी आदमी के बस का नहीं। अब तक इसको, इसके सामने आने की किसी की औकात नहीं थी, मोदी जी ने सामने आके दिखाया है। मैं आई कैन टेल यू विद ऑल द कन्विक्शन बिकॉज आई अंडरस्टैंड डाटा एंड आई अंडरस्टैंड स्टैट्स क्वाइट वेल। थोड़ा मेरे पे भी ऊपर वाले का थोड़ा बहुत आशीर्वाद है, समझ लेता हूँ। एंड आरजू जी, इतनी हिम्मत रखना किसी के बस का नहीं है। आप देखेंगे 2024 से पहले इट विल गेट मोर मर्की। आप देखेंगे चीजें और खराब होंगी। और ये जो मतलब, और ये जो अनप्रेडिक्टेड लाइंस जो मेरी चीजें चल रही है, जो आप बाय द वे एक और बात बताऊं, कल सुनने में आया कि कुछ बीएसएफ पे हमारे कल रात को या परसों रात को आपके यहाँ से फायरिंग हुई है। बीएसएफ पे पाकिस्तान रेंजर्स से फायरिंग हुई है। तो जो हम आप बात कर रहे थे एलओसी विल हीट अप और शुड हीट अप, दैट लुक्स टू बी हैपनिंग। क्योंकि आप सडनली कल परसों में हमारी ट्रूप्स पे फायरिंग हुई है। ये क्यों हुई? कि क्या, जो मैं कभी क्या कहता हूँ ना, आई होप एंड प्रे आई एम रॉन्ग, पर जो मैं चीजें सोच पा रहा हूँ, क्या वो
धीरे धीरे फ्रैक्टिफाई होती नजर आ रही है। आपके आर्मी चीफ अफगानिस्तान बॉर्डर नहीं गए, कहते हैं यहाँ आए, और फिर वही गजवा हिंद वो सब चीजें चलती रही, तो यहाँ फायरिंग भी हो रही है। तो मतलब आरजू जी क्या हो रहा है? नहीं सर, अगर ये फायरिंग तो सर बीच बीच में होती ही रहती है। ऐसा ऐसा नहीं है कि जिस वक्त नहीं हो रही थी तो बिल्कुल से नहीं हो रही थी, कभी कभार हल्का फुल्का सर सो जाते हैं ना आपकी साइड के फौजी भी, हमारी भी, तो थोड़ा सा नहीं, उठाने के लिए। आपकी बार इंटरनेशनल बॉर्डर पे फायरिंग हुई है बीएसएफ पे। तो सर वो तो सही है, लेकिन सर वो वैसे ही थोड़ा सा सर, सर्दियां है ना, थोड़ी एक्टिविटीज रहेंगी तो ठंड नहीं लगेगी। वो बैठे बैठे सर ठंड लगती है सबको, इसलिए एक्टिविटीज करवा रहे होंगे। लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी कि आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपके यहाँ जब इलेक्शन होंगे तो दोबारा से आपको बीजेपी ही आती हुई नजर आ रही है, लेकिन बहुत से एलिगेशंस ऐसे हैं जो किसी और जगह से नहीं है, भारत के अंदर से उठते हैं। तो आपके ख्याल से उसको भी एड्रेस किया जाएगा और उसको भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जवाब देंगे उन लोगों को भी जो भारत के अंदर से उनके खिलाफ बोल रहे हैं? देखिए आरजू जी, डीप स्टेट डजंट वर्क आउट ऑफ इंडिया, इट वर्क्स विद इन इंडिया ऑल्सो। यहाँ भी उसके प्यादे हैं, यहाँ भी उसके दलाल हैं, यहाँ भी उसके सिपाही हैं। क्योंकि मैं सर आपको आपके एक यहाँ तो बार, बड़े फेयर इलेक्शन होते हैं ना, आपके यहाँ तो हमारी तरह के नहीं इलेक्शन नहीं होते इलेक्शन ना की कि बात नहीं जिसपे कर रहा हूँ। हमारी वो होता है कि जी वो उसको धांधली हो गई, उसका वोट उठा के उसको दे दिया। नहीं ऐसा तो नहीं नहीं होता, आपके यहाँ तो नहीं, बड़े इलेक्शन फेयर की बात तरीके नहीं से कर रहा हूँ। होता है। मैं इलेक्शन की बात नहीं कर रहा, इलेक्शन तो फेयर एंड या फर्म होते लेकिन हैं। सर आपकी मैं डीप स्टेट तो इतना इंटरफेयर नहीं करती ना हमारे नहीं हमारे नहीं यहाँ की मैं तरह। नहीं मैं कह रहा हूँ जो प्रोपेगेंडा की आप बात कर रहे हैं ना, मैं कल ही हम्म। आपके एक चैनल पे था, पाकिस्तान मीडिया पे, तो वो एंकर साहब मुझसे पूछ रहे थे कि आपके एक रिपोर्टर ने लिखा कि चाइना हैज ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी एंड इंडिया हैज ऑक्यूपाइड कुछ। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे भाई एक चीज दिखा दो इंडियन एमओडी से जहां लिखा है कि चाइना हैज हम्म। ऑक्यूपाइड अवर टेरिटरी, या एक स्टेटमेंट दिखाओ चाइनीज एमओडी से जहां उन्होंने बोला वी हैव ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी। मैं कहा एक बफर जोन में है, देखिए क्या होता है, एक बफर जोन ऐसा है, 10 किलोमीटर दूर चाइना, 10 किलोमीटर दूर हम, इसमें एग्रीमेंट है ना, आप आओगे ना पेट्रोलिंग करोगे ना आपके जहाज घूमेंगे। जब चाइना 2 किलोमीटर आगे आ गया तो हम भी 2 किलोमीटर आगे आ गए अपने जोन में, वो और आगे हम और आगे, कहीं जगह ये 1 किलोमीटर की दूरी रह गई है। पर ना चाइना ने पोस्ट पास किया ना हमने पोस्ट पार किया, ये बहुत क्लियर है। पर हम्म। देखिए यहाँ भी, और उन्होंने कहा एज पर सम मिलिट्री सोर्सेस, समझ रहे हैं ना आप, पर कोई गूगल इमेजरी, कोई सैटेलाइट इमेजरी, कोई क्लेम किसी भी गवर्नमेंट का नहीं, देयर इज नो टेंजेबल प्रूफ। पर ऐसे आर्टिकल निकले हैं, ऐसा छोटा मोटा आर्टिकल निकला है। तो जब जिसका प्रोपोगंडा चलाने का काम, वो प्रोपोगंडा चलाएगा। आरजू जी मैं ये जानता हूँ, अगर आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स को हिला रहे हो, बाय द वे मैं हम्म। आपको बता दूं, फार्मा इंडस्ट्री जो है ना आपकी हमारी, $12 ट्रिलियन विद CAGR ऑफ अराउंड 7 to 9%। अगर आप फार्मा में नंबर 1 बना रहे हो, अगर आप सारे एपीआईज इंडिया में ला रहे हो, पहले एपीआईज यानी कि रॉ मटेरियल ये चाइना से आता था, 3,000 एपीआईज हम गुजरात और यूपी में बनाने लगे 2023 के एंड में। विल नॉट नीड चाइना फॉर एनी एपीआई, आई एम रिपीटिंग मैम, विल नॉट नीड चाइना फॉर एनी एपीआई। सेमीकंडक्टर आप यहाँ ला रहे हो, दवाई आप यहाँ ला रहे हो, टेक्सटाइल ला रहे हो, हायर एंड मैन्युफैक्चरिंग ला रहे हो, तो आरजू जी क्या लगता है उसका रिपल इफेक्ट नहीं आएगा? कोई कहीं आर्टिकल भी नहीं छपवाएगा, कोई प्रोपोगंडा भी नहीं करेगा, तो करेगा क्या? लड़ तो सकता नहीं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इज अ वेरी पावरफुल वॉरफेयर। आप देखिए ना, ट्विटर में इलॉन मस्क के आने के बाद कुछ हुआ? हम आप बातें कर रहे थे, मैंने कहा कुछ नहीं होगा, वो कार्रवाई वहां चल रही है, आप देखिए वो सब चल रहा है। एलॉन मस्क के आने के बाद ट्विटर में क्या बदला? ट्विटर फाइल्स निकाल रहा है, तो नई फाइल्स भी तो बन रही है ट्विटर की। क्या क्या हुआ? क्या कौन सा क्या चीज बदली ट्विटर में? और मैं अब भी कह रहा हूं आपको, अगर हम सोचे $44 बिलियन किसी ने लगाए आपके और मेरे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में, वी आर लिविंग इन लाला's लैंड एंड विद on a company which can never ever make money, which can never ever make money. Ma'am, information warfare is a very very potent and a very dangerous weapon which is being used in today's time. अगर प्रोपोगंडा सच होती तो ये आपकी बात 54% वोट लेके कैसे आते हैं, कैसे इनको इतनी बार फिर मैंडेट मिलता? और हमारे अपोजिशन वाले तो कह रहे थे अब की बार गुजरात में हम सरकार बनाएंगे। मैंने देख लिया, और है वो अरविंद केजरीवाल जी तो कुछ पर्चे वर्चे भी लिख रहे थे कि इतने सीटें आएंगी, इतने वोट आएंगे, पर्चे भी बनाए थे, डिक्लेयर भी कर दिया था। आप बताइए, मतलब आप यू सी द हाइट ऑफ प्रोपेगेंडा, यू सी द हाइट ऑफ प्रोपेगेंडा। और इनके साथ मीडिया वाले भी कुछ आ जाते हैं, कुछ ये भी आ जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, देखिए अगर आपको फैक्ट्स पे बात नहीं करनी, आपको परसेप्शन पे बात करना, कुछ भी बात कर लो, फायदा क्या होता है? देखिए जिसकी इज्जत होती है वो अपनी इज्जत बचाता है, वो कोई ऐसी बिल्कुल। चीज नहीं करता कल हाँ। को लोग मार्केट में जूते मारे, लिटरली हाँ। प्रैक्टिकली नहीं, लिटरली कह रहा हूँ।
अब जिनकी इज्जत ही नहीं है, जिनको फर्क ही नहीं पड़ता, जिनको प्रोपेगेंडा चलानी है, तो वो तो चलाएंगे ना आरजू जी, उनको आप रोक सकते नहीं। आप और हम 2 बार 10 बार सोच के कोई भी बात कहते हैं यार, कल को फिर यही आना, क्या क्या मुंह दिखाएंगे। अब जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, जिसको जो निकला ही है प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, उसको क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और ये जो मैं आपको आर्टिकल बता रहा था, मैं कहा, फिर मैंने उनको बोला, मैं कहा मुझे बताइए जरा कहाँ लिखा है, मुझे एक लाइन दिखा दीजिए कहीं पे लिखी हुई, नहीं थी लाइन। अब किसी, वही वाली बात है, अब रिपोर्टर की दादी मरहूम ख्वाब में आके क्या बोली, तो उसका तो कोई इलाज मेरे पास है नहीं, और वहम और शक की का इलाज तो हकीम लुकमान की पाबंदी है, मैं कहाँ से लाऊं। लेकिन खैर हर एक ना तो इतना बुरा होता है, ना ही कोई एकदम परफेक्ट होता है। थोड़ी बहुत आपको पता है, हर गवर्नमेंट में थोड़ी बहुत जो है वो चल रही होती है प्रॉब्लम्स भी। लेकिन ये कि अगर ज्यादा चीजें उस तरफ है कि पॉजिटिव है, तो फिर अच्छा भारत के लिए तो जाहिर हम देख ही रहे हैं कि चाहे इकोनॉमी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, बीजेपी की गवर्नमेंट आपके लिए बहुत अच्छी रही है। आरजू जी, आई कांट एग्री मोर विद यू, 100% यू आर राइट, आई फुल्ली एंडोर्स योर व्यू। देखिए, यहाँ हमने मीडिया को कंट्रोल कर लिया, यहाँ हमने सबको हम्म, कंट्रोल कर लिया जी। पर आईएमएफ हमारे कंट्रोल में है क्या, वर्ल्ड बैंक भी हमारे कंट्रोल हम्म, में, रेटिंग एजेंसी हमारे कंट्रोल। ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिख रहा है आरजू जी, ये तो मैंने हम्म, रात भर नोट नहीं छापे ना घर में, वहां डाल दिए। ये जो गोल्ड रिजर्व दिख बिल्कुल। रहा है, ये नकली है। हाँ, ये जो ट्रू, इंटरनेशनल ट्रेड दिख रहा है, जो ट्रू। वैक्सीन बनी है, हाँ, आप देख रहे हैं, हाँ, चाइना की वैक्सीन फेल हो बर्बाद हो गई है, हाँ। हमारी वैक्सीन तो चल रही है, ये भी नकली है क्या। हम्म। मैं बताओ कितनी चीजें नकली यार, एक चीज दो चीज नकली कर देंगे, वैसे तो हमने कुछ नहीं किया। बट ये जो दुनिया भर में करे, जो हमारा ट्रेड बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, कपड़ा बढ़ रहा है, एक बार बताइए, मैं प्रोग्राम नकली बना लूंगा क्या, सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम भी नकली बना लूंगा क्या। नकली बनाऊंगा तो आरुचि वो चलेगा नहीं, मेरे को आके ना कस्टमर जूते मारेगा, क्या नहीं बनाया खैर, तुमने। वो तो नजर आ रही है बिल्कुल, चाहे इकोनॉमी हो चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, वही मैंने कहा, वो तो सबको नजर आ रही है, पाकिस्तान तक में तारीफ हो रही है। तो वो चीज तो है, बाकी तो जाहिर है कि थोड़ा बहुत अप डाउन चलता है, तो वो तो गवर्नमेंट उसको कर रही होती है, उसके ऊपर वर्कआउट कर ही रही होती है। तो इस लेकिन फिर भी बहुत मुबारक हो आप लोगों को कि एक बार फिर जो है वो बीजेपी जीती है, और मोदी जी जो है, हम ये उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी थोड़े से टर्म्स बेहतर करेंगे, बातचीत का कोई रास्ता निकालेंगे, और कोई बात होगी जिससे कि हम दोनों कंट्रीज जो हैं वो भी आपस में अच्छे से रह सकें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। बस आदू जी, लाते एक चीज बोलूंगा, जब हाथी चलता है ना, कुत्ता छोटे साइज को या बड़े साइज को भौंकता जरूर है। ये आप किसको कह रहे हैं, ये किसी भी को नहीं, बता दीजिए। ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं ना, इनको कह रहा हूँ। सर उनका काम है प्रोपेगेंडा चलाना, उनको उनका चलाने काम है दीजिए। प्रोपेगेंडा चलाना। थैंक यू सर, थैंक यू। Right. थैंक यू। क्योंकि मुझे लगा कि आपका इशारा पाकिस्तान की तरफ तो नहीं है, नहीं नहीं, अरे क्योंकि बिल्कुल। पाकिस्तान की तरफ से तारीफ हो रही है, कोई बुराई नहीं हो रही। हर मैं कोई, तो, चाहे हमारी इस वक्त की गवर्नमेंट हो, चाहे जो गवर्नमेंट जा चुकी हो वो हो, दोनों गवर्नमेंट जो है वो तारीफ ही कर रही हैं इस वक्त की हिंदुस्तान की हुकूमत की। इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमारे से आरजू पॉजिटिव जी, ही वाइब्स जा रही हैं। आरजू जी, ये लोग यहाँ पे भी है, इंटरनेशनली हर जगह है। और ये कई केवल पॉलिटिशियन नहीं है, ये हर वॉक ऑफ लाइफ के लोग हैं, जो आजकल पूरी कोशिश में लगे किसी न किसी तरीके से हमें रोके। क्योंकि मैं आपको बताऊं, 2024 के बाद आने वाले 100 साल तक नहीं रोक पाएंगे, ये भी गारंटी लिख के देता हूँ। और जल्दी हम ये भी देखेंगे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में अच्छी तरह से रहेंगे, ट्रेड भी होगी, बातचीत भी होगी, दोस्ती भी होगी, और एक दूसरे की शिकायतें भी दूर होंगी। इसकी भी मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि लोग बदल रहे हैं, खासतौर पे पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया सर। उम्मीद पे दुनिया कायम है आरजू जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए सर। बिल्कुल। बिल्कुल।